हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्विक रिकैप करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर मोशन। तो बिफोर हम लोग डाइव इन करें इस चैप्टर में डिटेल में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक एक्सप्लोर करना है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमको देखने को मिलेगा वो है फिजिकल क्वान्टिटी के बारे में। फिजिकल क्वान्टिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ये बेस बनेगा जिसका जानकारी हमको रहेगा तभी इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा, क्यों ना ही हमको बेसिक ही पता रहे, बट बेसिक पता रहना चाहिए तभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। नाउ सेकंड सर क्या जानना होगा? स्टेट्स ऑफ बॉडी, वेदर इट इज इन रेस्ट और मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना होगा, तभी आप डिफाइन कर पाओगे कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। उसके बाद क्या जानना होगा सर? ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को कैसे ग्राफिकली डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्या जानना होगा सर? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब बेसिक हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है। ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है, बट ये टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना होगा। वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो भी चीज़ें आपको क्लास 9th तक में जानना होगा वो अच्छे से देखेंगे। हालांकि ये क्लास 11th में आपको इलेबोरेट करके पढ़ाया जाएगा, बट क्लास 9th में भी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग अच्छे से। सबसे पहला आया फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है सर फिजिकल क्वांटिटी? बच्चे से पूछते हैं क्वांटिटी क्या है, तो अपने लैंग्वेज में बताते हैं कुछ भी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग or any property or any feature which can be measured. Anything or any property or any features which can be measured is said to be physical quantity. Anything or any property or features that can be measured is often called as physical quantity. सर कोई भी चीज या कोई प्रॉपर्टी या कोई फीचर्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल लेंथ, या इसी को हम डिस्टेंस लिख सकते हैं, टाइम एटसेट्रा। कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए, तब हम लोगों को जानना होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का होता है। तो क्लास 9th बेसिकली फिजिक्स में ये सब के बारे में जानना नहीं है, बट ये सब नहीं पता रहेगा तो आगे चीज़ों को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स सर टाइप्स क्या है? तो टाइप्स हम लोग को दो जानना है। क्या दो? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू। और सर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू तो हो ही, मतलब मैग्नीट्यूड तो हो ही, उसके साथ साथ में डायरेक्शन भी हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं सर? सर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब हो जाए, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। और सर ऐसा क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, अगर कोई पूछते हो कि तुम कितना स्पीड से चल रहे हो,
या फिर वो बस चल रही हो कितना स्पीड से चल रही है, तो सर बोलते हैं x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, तो हमको बस किलोमीटर पर आवर पता चलता है ना, मतलब मैग्नीट्यूड कितना किलोमीटर पर आवर चल रहा है वो। ये तो हमको नहीं कोई बता रहा है कि हाँ x किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वहीं हम अगर पूछते हैं कि उस व्हीकल का वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में तो मैग्नीट्यूड आता ही आता, साथ साथ में हमको डायरेक्शन भी पता चलता कि उसका डायरेक्शन किधर है। तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या हो जाएगा सर, स्पीड का, इधर में वेलोसिटी, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एग्जांपल बिल्कुल दे सकते हैं सर, सिंपल जो बेसिक एग्जांपल है इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले ये फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया। कितना तरह का फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह का, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा सर, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े, या फिर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर सर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी हो, या फिर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़े। हो गया स्केलर, वेक्टर, ये सब। अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मोशन के बारे में जानेंगे और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो जानेंगे। उससे पहले रेफरेंस पॉइंट जानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है सर, पहले रब कर लेते हैं। स्पेस इज काइंड ऑफ लिमिटेड ना, सो सॉरी फॉर दैट। चलो हाँ, तो टॉपिक आता है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नहीं जानोगे तो स्टेट्स को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑल्दो हम लोग डिफाइन कर देते हैं बट दैट इज रॉन्ग। चलो क्या है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है? सर एक फिक्स्ड पॉइंट है या फिर एक फिक्स्ड फ्रेम है जिसके बेसिस पे हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। बात समझो, एक फिक्स्ड पॉइंट या फिर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिर फिक्स्ड फ्रेम जिसके अबाउट या जिसके बेस पे हम लोग चीजों को डिस्क्राइब करते हैं या फिर लोकेट करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है सर, इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग अ फिक्स्ड पॉइंट और a frame which is used to locate anything, या फिर और used to describe एनीथिंग। ठीक है, या फिर मेजर एनीथिंग और यूज्ड टू मेजर एनीथिंग। ठीक है, तो सर ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट या फिर फ्रेम या फिर ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए मदद करता हो या फिर डिस्क्राइब करने में मदद करता हो या फिर मेजर करने में मदद करता हो, तो वो जो पॉइंट है या फिर फ्रेम है या फिर ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया? अब ये जैसे ही पता चलेगा तब अब हम डिफाइन कर पाएंगे कि रेस्ट और मोशन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है रेस्ट और मोशन? देखिए जरा, रेस्ट एंड मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना स्टेट हो सकता है? अब केमिस्ट्री वालों में नहीं चले जाना, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, मैटर हैज 3 स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ऑल्दो इन हायर क्लासेस वी हैव फ्यू मोर टर्म्स इन दैट, बट हियर कितना स्टेट्स हो सकता है सर? सर आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, है ना, या तो सर बॉडी रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। लेकिन सर इसको जो डिफाइन करेंगे ना वो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। आगे एक ट्विस्ट आएगा जो हम आपको बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखो अभी
एक पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं सर। जैसे एग्जांपल के लिए कभी ट्रेन में सफ़र किए हो, मान लो ट्रेन में सफ़र किए हो, थोड़ा विजुअलाइज करना एग्जांपल को। देखो मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म से आप गुजर रहे हो, बगल में प्लेटफॉर्म है, आपका ट्रेन गुजर रहा है, आप उसमें बैठे हुए हो, कोई ऑब्जर्वर बाहर है। अब ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म में जो खड़ा है वो अगर आपको देखेगा, आप कहाँ हो, ट्रेन के अंदर, अगर आपको देखेगा तो उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि समय के साथ, ट्रेन के साथ ये पैसेंजर एक जगह से दूसरे जगह चला गया। अभी यहाँ पे था ट्रेन, यहाँ पे था, यहाँ पे पैसेंजर, अब ऑब्जर्वर इधर में था, अब यहां से देखा तो अभी यहां पे है, कुछ देर के बाद यहां पहुंच गया। कि यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, मान लेते हैं टी समय। तो सर टी समय में पहले यहां था, अभी यहां चला गया, मतलब समय के साथ इस ऑब्जर्वर के फ्रेम के हिसाब से ये इंसान यहां से यहां गया ना जी। तो ये इंसान मतलब ये पैसेंजर रेस्ट में था कि मोशन में था? सर मोशन में। लेकिन अब थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर दो, अब यही इंसान को उसके बगल में बैठा हुआ कोई पैसेंजर देखेगा तो उसको क्या लगेगा, अभी भी यहीं पे है बैठा हुआ, कुछ दूर जाने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद भी यहीं बैठा हुआ, मतलब वो रेस्ट में है। मीनिंग कि सर सेम पर्सन जो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में था, वही ट्रेन के अंदर को पैसेंजर जो बैठा हुआ उसके फ्रेम के हिसाब से रेस्ट में आ गया। तो ऐसा क्या हो गया सर, ये तो गलत बात। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही बॉडी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। जी बिल्कुल, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ सर रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स तो बता दिए, थोड़ा डिफाइन भी कर दीजिए लैंग्वेज में, कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेस्ट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it do not changes its position in any frame with time। देखो दोनों चीज को हाईलाइट करना है। एक तो आप सर चेंज, डू नॉट चेंज पोजीशन इन एनी फ्रेम विद टाइम, मतलब टाइम भी आना चाहिए डेफिनेशन में, फ्रेम भी आना चाहिए डेफिनेशन में, तब जाके डेफिनेशन सही होगा। क्लियर। अब सर अगर यही डेफिनेशन मोशन का रहता तो यहाँ डू नॉट है ना जी, इसको क्या कर देते सर, सिंपली चेंज कर देते। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन इन एनी फ्रेम विद टाइम। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्ट और मोशन। अब डिफाइन हो गया, अब मोशन को तो डिस्क्राइब हम लोग कर दिए ना जी। अब जैसे ही मोशन को डिस्क्राइब कर दिए तो अब हम चीज़ों को, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इससे रिजल्ट हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। इरेज कर दें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाओ, रिलेट करते जाओ, ठीक है। चलो टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अभी हम बताएं, चेंज इन पोजीशन विद टाइम इन एनी फ्रेम, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी फ्रेम। तो अब सर इसमें क्या होगा, सर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या क्वांटिटीज एसोसिएटेड हो सकता है सर, क्वांटिटी एसोसिएटेड इन डिस्क्राइबिंग मोशन। क्या क्या क्वांटिटीज एसोसिएटेड है सर, सबसे पहला डिस्टेंस। क्लियर। कि सर जब हम डेफिनेशन बताते हैं कि चेंज इन पोजीशन, तो मतलब कुछ दूरी तय करता होगा ना जी। तो हमने अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी क्या मिल गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्टेंस है
सर द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, यही हो गया क्या आपका डिस्टेंस। अब सर इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम एक सर्टेन बॉडी है, यहाँ से शुरू किया, ए से शुरू किया चलना, ठीक है, ए से शुरू किया चलना, अब चलते चलते बी पास पहुँच गया, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है मान लो। तो सर टोटल पाथ लेंथ, रास्ता, पाथ रास्ता, सर जो पाथ है यही ना पाथ है। अब पाथ लेंथ, इसका टोटल लेंथ जो होगा यही पाथ लेंथ कहलाएगा, टोटल पाथ लेंथ। तो सर यही दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का वर्ड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 2 किलोमीटर। अब अगर देखोगे सर 2 किलोमीटर, कहीं से भी इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत है, नहीं है ना। याद करो शुरुआत में ही हम बताएं फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का सर, स्केलर वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब स्केलर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों का दोनों हो। तो यहाँ पे तो सर हमको कोई तरीके से भी डायरेक्शन का बात तो नहीं है, मतलब डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी एक्सप्रेस हो जाएगा ना। यस, तो डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या कि सर मान लो कि यहां से शुरू हुआ ए से चलना, अब बी तक गया, अब वापस से यही पाथ में आ गया, यही पाथ में रिपीट आ गया, रिटर्न आ गया, मतलब ए से बी गया तो मान लो कि 100 मीटर गया और वापस फिर बी से ए में आ गया, ए में वापस आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, जितना दूर चला हो उतना ही ना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जी। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 2ab, ए से बी गया और बी से वापस ए में आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना चला हुआ उतना ही ना डिस्टेंस होगा, टोटल पाथ लेंथ। तो 2ab मतलब 2 × 100 बराबर 200 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब सर इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट से उसको लेना देना नहीं है, डिस्टेंस को लेना देना है कि टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, डिस्टेंस को पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो क्वांटिटी है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। अभी जो एग्जांपल लिए इसी को अगर विजुअलाइज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट समझोगे। देखो डिस्प्लेसमेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, सो देखो सर प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से कितना वो डिस्प्लेस हो गया, पहले जहां था उसके कंपैरिजन में अभी वो कितना डिस्प्लेस हो गया या फिर अभी वो कहां है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ए में था, पहले यहां पे खड़ा था ए पास, अब सर ए से कुछ दूर चला ये बी, तो मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा सर, ए से बी जितना दूरी है यही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब सर जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। क्लियर। मान लो कि ये डिस्टेंस 100 मीटर है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, ये भी 100 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। अभी मानो कि सर ए से शुरू किया, बी में ख़त्म किया और वापस फिर यहाँ से ए में आ गया, ठीक है। तो ये 100 गया और ये वापस 100 आ गया। सर अब जहाँ था पहले, अभी भी देखो सेम लाइन पे अलाइन हो गया ना। अगर इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर दे सेम पाथ पे, तो सर जैसे गया वैसे ही फिर वापस भी तो आ गया। अब सर जहाँ था पहले अभी भी वहीं है,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो मेरा 100 और इधर वापस 100, तो डिस्टेंस बराबर 100 प्लस 100 बराबर 200। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर 0। कितना चला सर? कितना भी नहीं चला, जहां था अभी भी वहीं है। मतलब सर जो पॉइंट पे पहले था ए, अभी भी वापस उसी पॉइंट पे आ गया। मतलब प्रीवियस पोजीशन के कंपैरिजन में जो न्यू पोजीशन है उसमें कोई अंतर नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, पॉइंट्स पे, लेकिन डिस्टेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो 2 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब दूसरा चीज कि सर पॉइंट पे डिपेंड किया ना डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट पे डिपेंड किया मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा। तो जब पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज विच काइंड ऑफ क्वांटिटी सर, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा फास्ट में, फास्ट फॉरवर्ड, बार बार मिटाना पड़ रहा है जी, इट इज वेरी टीडियस। चलो अब हमको पता चल गया डिस्टेंस क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, रेस्ट मोशन क्या है सर, ये सब पता ऑलरेडी चल गया। अब देखो रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन तो हो गया चेंज इन पोजीशन विद टाइम इन एनी फ्रेम, है ना। अब सर किस दर से ये मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा, किस दर से मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा, ये क्या है, देखो रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, ये क्या है सर, मतलब जो मोशन डिस्क्राइब किया जा रहा है उसका रेट क्या है, मतलब जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किस दर पे हो रहा, किस रेट पे हो रहा। मतलब सर d बाई डी टी ऑफ x, अगर कब, जब x मेरा पोजीशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं पोजीशन, d बाई डी टी ऑफ पोजीशन या फिर डिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं dx बाई डी टी। अब तुम लोग बोलोगे सर क्लास 9 में है आप क्या d और dt लिख दिए, तो d और dt आपको नहीं समझ में आएगा, हायर क्लासेस का चीज है, बट अब हमको तो जानना होगा ना, एनसीईआरटी तो लिख दिया रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। तो बाबू रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब सर जो भी पोजीशन का चेंज हो रहा था या फिर डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा था समय के साथ, उसी को अंग्रेजी में लिख दिया है रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। मतलब सर अगर पोजीशन x है और टाइम t है, अगर चेंज आ रहा है इतना, डिस्टेंस मान लीजिए a से b में जा रहा है t टाइम में, तो फिर ये जो डिस्क्राइब कर, ये जो मोशन को डिस्क्राइब करने का दर होगा वो हो जाएगा ab बटा t। यही है, ये जो है ये यही है, बस एक स्टैंडर्ड तरीका है सर जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस जानने के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है, d बाई डी टी रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? तो इसको दिमाग में रखोगे, अगर होल्ड कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी आपका कोई ऐसे भी यूज का नहीं है, होल्ड कर लिए तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। चलो आगे बढ़ो कि सर डिस्क्राइब करने का जो दर है उसी को बोलते हैं x बाई टी। अब अगर देखो, अगर x डिस्टेंस है और t टाइम है, तो तुम लोग नहीं जानते हो कि सर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो सर रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन क्या हो जाएगा, इज स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं। तो सर पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखे डिस्टेंस, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी देखे डिस्प्लेसमेंट, अब तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं स्पीड। अब इसमें भी देखो क्या है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या क्वांटिटी था, स्केलर। तो सर ये पूरा का पूरा रेशियो भी किस तरह का क्वांटिटी होगा, टाइम भी स्केलर है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, स्केलर। मतलब सर स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से थोड़ा सा इसी रेट को एक टर्म आगे ले जाते हैं।
क्या ऐड करेंगे इसमें? सर अभी तो देख लिया रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। अब अगर रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन involves direction, if the motion is described and there is involvement of direction, कि भैया मोशन डिस्क्राइब हो रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां पे सेम कंसेप्ट आएगा, बस स्पीड के जगह पे डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस करेगा डिस्टेंस को, और स्पीड के जगह पे आ जाएगा वेलोसिटी। मतलब सर रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन विद डायरेक्शन इज नथिंग बट वेलोसिटी। स्पीड ही है मगर डायरेक्शन के साथ है, तो स्पीड व्हेन डिस्क्राइब्ड विद डायरेक्शन बिकम्स वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिखने का लिख सकते हैं, स्पीड डिस्क्राइब्ड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, इज इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो सर इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिए हैं, इसको लिखेंगे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो 4 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख चुके हैं। अब सर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को देखना है एक्सेलरेशन, उसके बाद फिर बहुत सारा चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और है जो देख लेंगे, जैसे किस तरह का मोशन बॉडी डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। देखो जैसे अभी तक क्लियर क्या हो गया कि सर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशन, रेस्ट, एवरीथिंग डन। उससे पहले फिजिकल क्वांटिटी डन, स्केलर क्वांटिटी डन, वेक्टर क्वांटिटी डन। अब आ जाओ टॉपिक पे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या था कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अभी हम लोग देखे कि चेंज इन पोजिशन विद टाइम, वो दर देखे। अभी अगर वही दर हमको कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तो वो जो मोशन डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसको कैसे लैंग्वेज में बोल सकते हैं सर, या फिर पोजीशन के टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर जो मोशन डिस्क्राइब हो रहा है उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सर इक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम इंटरवल। बात समझो कि सर अगर मान लीजिए कि A से B जाने में अगर 5 मिनट में हम A से B चले गए, तो अगला 5, और ये डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, तो अगला 5 मिनट में भी हमको जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी 10 मीटर ही होना चाहिए, तब जाके ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे मान लो कि 5 मिनट में A से B गया, कोई बॉडी है जो A से B गया 5 मिनट में, कवर किया 10 मीटर, फिर B से C गया 5 मिनट में और वो भी कवर किया 10 मीटर, तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंट करने जानते हो ना सर? 2 फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन और टाइम, तो एक एक्सिस में टाइम बना देंगे, दूसरे एक्सिस में पोजीशन। यूजुअली एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम बनाते हैं, तो देख लेते हैं सर रिप्रेजेंट करके कि कैसा होता है ग्राफ। तो ग्राफ ऐसा होता है कुछ, मान लो कि ये टाइम है ओरिजिन, ये पोजीशन है पोजीशन, ठीक है। अब सर अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर बनाना है हमको या फिर प्लॉट करना है, तो आप लोग देखोगे जब आप प्लॉटिंग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल गया। कैसा? स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिल गया। कैसा? स्ट्रेट लाइन, स्लोप हमारा स्ट्रेट है, और यही स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि हर एक पॉइंट पे स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ठीक है।
अब आगे बढ़ो, अब नॉन यूनिफॉर्म पे आ जाओ। सर अनइक्वल चेंज इन पोजीशन, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अनइक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम इंटरवल, इस तरह अगर कोई बॉडी अनइक्वल चेंज इन पोजीशन कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर इसका भी ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमको पोजीशन और टाइम का वैल्यूज मिलते जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल में कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन अगर हमको पता चल जाएगा तो प्लॉट कर सकते हैं। सर नॉन यूनिफॉर्म का फिर ग्राफ कैसा आएगा? तो कैसा भी आएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए सर अगर इसी में हम लोग ड्रॉ कर दें तो इसका ग्राफ हम लोगों को जिगजैग मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। एक एग्जाम्पल हुआ, अभी इसी में सर ऊपर से भी नीचे आ सकता है जिगजैग, सर पैरेलली भी जिगजैग जिगजैग जा सकता है, नॉट स्ट्रेट लाइन बट जिगजैग जिगजैग। तो इन शॉर्ट जिगजैग जिगजैग नॉन यूनिफॉर्म का कर्व मिलता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो पहले रब करते हैं हम इसको, हे प्रभु, चलो लेट अस रब इट। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? पूरा 2 चैप्टर 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। क्विक रिकैप करो। एक्सेलरेशन क्या बताए थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट होता है वही कहलाता है एक्सेलरेशन। तो क्या है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है वही एक्सप्रेस किया जाता है, वही क्या होता है? एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय सिंबल ए। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ए, ठीक है। तो सर क्या है फिर? अभी डी बाई डी टी लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? नहीं ना, स्टार्टिंग में बताए थे ना, रेट ऑफ चेंज को हम क्या लिख सकते हैं सर? डी बाई डी टी से, है ना। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सर डेफिनेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ क्या? वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब यही इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये बन जाएगा सर v माइनस यू बाई टी। यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब d बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए तुम लोग को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें v क्या है, u क्या है? तो बाबू लोग v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और t हो गया सर जितना समय लगा u से v पहुंचने में। तो फिजिक्स की भाषा में v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम इंटरवल। हम लोग सिंपली थ्योरी में क्या लिख देते हैं? वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब जिस तरह से मोशन को डिस्क्राइब किए तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया ना, उसी तरह से ऑब्जेक्ट को जब एक्सेलरेट करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो 2 तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है सर। या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझो कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ACCLERATION, और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो सर बोल दिए कि चेंज इन वेलोसिटी
का जो रेट है वही एक्सेलरेशन है। अब मानो कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सर या तो बढ़ेगा, वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी या फिर बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फिर बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कैसे लिखेंगे सर? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल है सर। यदि इक्वल चेंज हो वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब सर नॉन यूनिफॉर्म भी बता दीजिए। कुछ नहीं सर, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? यही है सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर इतना जान गए हो तो हम लोगों को जितना भी फिजिकल क्वांटिटी बेसिक अभी तक जानना था मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो क्लियर हो चुका। अब एक आएगा तुम्हारा मोमेंटम, वो भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही जानना था। अब सिर्फ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ग्राफ के बारे में जैसे ही जानेंगे फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे, ठीक है? तो वही फिर लास्ट हो जाएगा चैप्टर हमारा। आई बिलीव कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के बाद कोई टॉपिक नहीं है इसमें, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ चलो, तो सबसे पहले अब आ जाओ कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? क्या है भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन करो तुम लोग। सर कुछ नहीं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जब भी अभी तुम लोग को बताएं कि बाबू लोग मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रहा है सर? पोजीशन का चेंज बता रहे हैं सर, वेलोसिटी में चेंज बता रहे हैं सर, यही सब ना बता रहे हैं। एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में सर, एक्सेलरेटेड बॉडी है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या जीरो एक्सेलरेशन होगा, कुछ तो होगा। तो यही सब जो भी है सर, जो भी पैरामीटर्स है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको ग्राफ के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दे तो वही हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या सर ग्राफिकली हम क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से? पहला पोजीशन, एनसीईआरटी में दो ही है, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम, वही दोनों पढ़ेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी अगर बोल देते तो तुम लोग नहीं बना लोगे? अच्छा, पहले ये दोनों बता देते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम का भी जिक्र कर देंगे। चलो, पोजीशन टाइम। पहला सर पोजीशन और टाइम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं बाबू लोग। सर कुछ नहीं, 2 डायमेंशनल फिगर है ना, कॉपी बुक। सर 2D में बना दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। इधर में आपका ओरिजिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अब सर बोल रहा है पोजीशन और टाइम, दो एक्सिस है तो तुमको दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ना जी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी आपका पोजीशन, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी टाइम। तो रिमेंबर वन ट्रिक कि हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है? तो सर यहां पे टाइम लिख दे रहे हैं, टाइम एक्सिस, और इधर में पोजीशन एक्सिस। पोजीशन का सिंबल क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है? एक्स सिंबल नहीं होता है, बट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब सर अगर मान लो हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम नहीं कर लेंगे जी। अगर टाइम का मेरे को वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें ग्राफिकली और इधर में पोजीशन का मार्किंग करें, और अगर हमको एक चार्ट दिया रहे कि भैया इतना इतना टाइम में यह पोजीशन पहुँच रहा है, कि 1 घंटा में यहाँ पहुँचा इतना डिस्टेंस, फिर अगले 1 घंटा में इतना डिस्टेंस, अगले 1 घंटा में इतना डिस्टेंस, या फिर 1 बजे यहाँ पे गाड़ी बस स्टैंड में था, अभी 2 बजे पहुँच गया कोई फलाना स्टॉप पे, या फिर 3 बजे पहुँच गया कहीं और, इस तरह करके। तो टाइम और पोजीशन हमको दिया रहेगा तो हम ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सर मान लेते हैं ग्राफ को हम रिप्रेजेंट किए, और अगर यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसा ग्राफ आएगा ना।
ये यूनिफॉर्म बॉडी का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब अगर बॉडी रेस्ट में ही रहता, क्या रहता कि सर बॉडी रेस्ट में रहता, तो बॉडी रेस्ट में रहता तो बॉडी रुका हुआ रहता ना, तो बॉडी यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, सर्टेन स्टॉप पे वो रुका हुआ है। सर जब हम टाइम देखे, कुछ टाइम हो रहा था उस समय बॉडी यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम हुआ बॉडी यहीं पे है तो यहाँ पे होगा, फिर कुछ टाइम हुआ तो बॉडी यहाँ पे तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कुछ टाइम हुआ बॉडी यहाँ पे तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉडी ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा ना, और सर मोशन में है तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म रहता तो यही कर्व जो स्ट्रेट है ये जिगजैग मिलता जी, मिलता, यस। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करो, पोजीशन की जगह वेलोसिटी डालो, टाइम की जगह फिर टाइम ही रहेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। अब सर ग्राफ का कुछ खासियत है कि ग्राफ हमको देता क्या है, तो समझो, देखो बच्चों, ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ना, ये सर रेशियो देता है, किसका किसका, सर वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें ना तो इसका स्लोप हो जाएगा सर पोजीशन अपॉन टाइम बराबर स्पीड। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, क्या देता है, स्पीड, ठीक है। अब सर सेम कंसेप्ट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी लगा सकते हैं। मान लो कि सर ये वेलोसिटी है v, ये टाइम है t, ये स्लोप है, ठीक है। तो ये स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी बटा t, मतलब सर वेलोसिटी बाय t। अब वेलोसिटी मतलब सर वेलोसिटी का चेंज ही ना बता रहा होगा जी, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब जो स्लोप है वो हमेशा हमको रेशियो देता है सर वाई एक्सिस क्वांटिटी और एक्स एक्सिस क्वांटिटी का, सर वाई एक्सिस क्वांटिटी और एक्स एक्सिस क्वांटिटी का। क्लियर हुआ। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे भी तुम चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अच्छे से समझोगे, और पोजीशन में भी समझ सकते हो, समझा ही देते हैं। देखो मान लीजिए सर आप बोले कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका रेशियो निकालेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा, ठीक है। इसमें भी सर रेशियो निकाले तो हमको स्लोप मिला, पोजीशन टाइम ग्राफ में रेशियो निकाले तो हमको स्पीड दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम रेशियो निकाले तो एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोलेंगे कि अगर बाबू लोग मान लो कि यहाँ से हम ये जो स्लोप है ये कितना एरिया कवर किया, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है वो अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सर कुछ नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, करेंगे, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर। अब इस कर्व के अंडर में कितना एरिया, यही एरिया है ना, तो ये एरिया भी कुछ क्वांटिटी देता है हमको, क्या देता है सर, एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हमको ये एरिया ऑक्यूपाइड भी देगा। सेम इसमें भी सर हो सकता है, लेकिन इसमें भी हम वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो वहां अप्लाई करेंगे, और दोनों में देखेंगे कि किसमें फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलेगा और किसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा। देखो अब सर वेलोसिटी और टाइम है ना, उसी का ये एरिया अंडर दिस कर्व निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग स्लोप निकालते थे तो डिवाइड करें, ठीक है, जब एरिया अंडर दिस कर्व निकालेंगे तो मान लेना कि सर जो y एक्सिस में है और जो x एक्सिस में है इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी फिजिकल क्वांटिटी देता होगा वही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो v इंटू टी, तो v इंटू टी वेलोसिटी और टाइम का जो इंटू है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो क्या देता है, तुम लोग को पता होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर v है। तो v इंटू टाइम कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सर इसमें भी हम लगाएं क्या, इसमें भी मान लेते हैं हम लगाते हैं एरिया अंडर दिस कर्व, तो पोजीशन और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सर डिस्टेंस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है, नहीं होता है, तो सर यहाँ पे हमको इसका प्रोडक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ रेशियो मतलब स्लोप, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे एनालाइज करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस थोड़ा बताना है ग्राफ का मदद से, और उसको थोड़ा सा देखेंगे, देखते हैं।